हेलो, जय हिंद दोस्तों। इग्नाइट क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 जैक बोर्ड मैथ का बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। हम लोग को जैसे पता है फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इसलिए इग्नाइट क्लास के तरफ से हम लोग हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो एक्सपेक्टेड है, जो आने वाला है, उसको हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आइए, हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। हम लोग जानते हैं मैथ में हमारा पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला, कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, उसी को गुणनफल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा, गुणनखंड करने सीख गए, उससे एलसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके तीनों का सोल्यूशन करके बताते हैं। ठीक है, पहला क्या बोले हम, एक नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 96 या 26। ठीक है, कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड करके उसको गुणनफल में लिखना कैसे है। ठीक है, ये पूछ सकता है एक नंबर में। सेकेंड पूछ सकता है क्या कि कोई भी है, 26 है, 13 है, और एक ले लेते हैं कोई 91 है। ठीक है, तीन संख्या है या दो संख्या भी हो सकता है, उसको गुणनखंड करके कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को जानना है। ठीक है, ये पूछ सकता है 2 नंबर में, किसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, किसके माध्यम से, गुणनखंड करके। और तीसरा क्या पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है कि √2 या √3 या √5 या √7, अधिकतर इसी में से पूछेगा। और सेम एक जैसा है, हम एक √2 बताएंगे तो √3 भी बन जाएगा, √5 भी बन जाएगा, √7 भी बन जाएगा, सिर्फ वहीं पे वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो √2 √3 √5 √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या बोले, एक नंबर में आपका ये पूछ सकता है किसको गुणनखंड करना। 2 नंबर में पूछ सकता है क्या, ये 2 नंबर का होगा, क्या पूछ सकता है, कोई भी संख्या दिया है 3 डिजिट का, उसको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड के माध्यम से। ठीक है, और तीसरा का पूछ सकता है कि √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो या 2√2 हो, करके ऐसा और पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर आपका यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसको कैसे, एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कोई भी एक संख्या है, मान लिए 96। ठीक है, इसको गुणनखंड करना है तो कैसे करते हैं, उसका क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो लेते हैं हम लोग एलसीएम, 96 का एलसीएम लेते हैं। देखिए ये क्या 2 से कट रहा ना, कितना में जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 24 में, फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में। देखिए 2 छक्के 12, फिर 2 3 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 काटे 48 बार में, 48 दूना 96, 2 फिर 24 बार में, 2 12 बार में, 2 फिर 6 बार में, 2 और 3 बार में गया। अब इसको, ये यही मेरा गुणनखंड है, इसको गुणनफल में लिख देंगे, वही ना मेरा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार है। देखिए यहाँ पे कितना बार है, 2, 1 2 3 4 5, देखिए 5 बार लिखे, 2 4 5 और एक 3 है, 3 लिखे। इसी को गुणनखंड को गुणनफल में लिख दिए,
अगर यही हमको पूछेगा कि गुणनखंड को गुणनफल में कोई भी संख्या को लिखने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई भी संख्या क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसका गुणनखंड पता चल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड जो भी है, ये सब अभाज्य गुणनखंड है। हम लोग बताए थे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड होता है कि एक या खुद के नंबर से कटता है, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं ना, प्राइम नंबर। तो जितना भी अगर ये टूटेगा, ठीक है, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और ये हम जानते हैं कंपोजिट नंबर होता है, 2 से अधिक गुणनखंड हो या 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आइए, हम लोग कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालकर गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? एक और बता देते हैं आपको, मान लीजिए 26 है, इसको लिखना है, तो क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे 26 को, तो 2 13 बार में जाएगा, ठीक है, और तो नहीं कटेगा, तो क्या हो, इसको 2 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही मेरा क्या हो गया, गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है। 1 नंबर में आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत है? नहीं? अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, और वहां पूछेगा तो अगले वीडियो में हम इस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, सेकेंड, ये 2 नंबर में रहने वाला है। 2 नंबर में क्या बोले कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड के माध्यम से। देखिए, तो जैसे हम मान लिए 26 और 91, ठीक है, एक संख्या ले लिए, 2 संख्या, इसको गुणनखंड के माध्यम से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। 26 है ना, इसका पहले गुणनखंड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 26 का एलसीएम लेंगे, तो 2 13 बार में जाएगा, और तो कटेगा नहीं, तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं इसको। 91 को देखिए, 91 को एलसीएम लेंगे, 7 से जाएगा, जा रहा, हाँ जा रहा, 7 कितने बार में, एकम 7 7 21, ठीक है, 13 7 91 होता भी है, तो लिख सकते हैं 7 गुना 13 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, इसमें से जो कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेयर बनाते हैं, तो ये कॉमन है, इसको पेयर बना सकते हैं। देखिए, तो एचसीएफ अगर निकालना होगा ना हमको, तो पेयर का गुणनफल होता है, तो पेयर एक ही है ना, तो 13, और कोई है गुणनफल नहीं है, और कोई मतलब इसका कॉमन नहीं है उसका, इसलिए बस 13 बचा, तो 13 लिख दिए, वही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। अब आते हैं, देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जितना अनपेयर है, जो बच गया, उसको गुणनफल में लिख देते हैं। तो आइए लिख देते हैं, 13 गुना 2 गुना 7 लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 13 गुना 2 गुना 7 लिखेंगे, तो पूरा इसको क्या करेंगे, गुना करके बताइए कितना होगा, 13 दुना 26 गुना 7 कितना हो जाएगा, देखिए 7 के 42 के 2 4 को हासिल, 14 4 18 182, तो एलसीएम आपका क्या निकल गया, 182, ठीक है। तो गुणनखंड के माध्यम से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। कोई भी 2 संख्या, 3 संख्या भी रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, एक 3 संख्या का आपको हम बता देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 14 21 और एक 35 दे दिया, ठीक है, 14 21 और 35 दे दिया, इसका हम लोग गुणनखंड के माध्यम से कैसे निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, तो देखिए क्या करेंगे, पहले 14 को लिखेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 21 को लिखेंगे और 35 को लिखेंगे ना। देखिए, तो 14 जो है, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या जाएगा, 2 7 बार में जाएगा, बस, उसके बाद और नहीं ना कटेगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। इसको देखिए, 3 गुना 7 होगा, इसका 5 गुना 7 होगा, तो 7 बचे 35। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा, हाँ दिख रहा, 7 दिख रहा ना, हाँ देखिए 7 दिख रहा है मेरा, क्या कॉमन, ठीक है। तो ये को हो गया। तो अब हमको एचसीएफ निकालना है, जो कॉमन होता है उसी का गुणनफल करते हैं, तो एक ही को है तो बस एक ही लिखेंगे 7, और कुछ तो हो नहीं रहा, तो मेरा इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 7। अगर इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा एलसीएम देखिए क्या करेंगे हम, जितना भी जो कॉमन बना है उसको एक बार लिखना 7, और जो अनपेयर रह गया है उसको साथ में गुणनफल में लिख देना है, मल्टीप्लाई में लिख देना है, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, यही है। देखिए 2 3 5 रह गया था, 2 3 5 मल्टीप्लाई कर दिए साथ में, तो कितना आ गया, देखिए 5 3 15 15 दुना
30 और 30 साथ कितने हो गए 210। ठीक है, इस तरह एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। ये आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए आइए और एक कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 3 नंबर में आ सकता है। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आइए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें। ठीक है, यही बोला हुआ है। यहाँ पर √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग जानते भी हैं 2 + √5 भी हो सकता है। तो जानते हैं ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट पढ़े हैं 9th क्लास में कि रेशनल और इरेशनल मिलाकर क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं या गुना करें या भागा करें, कुछ भी करें, हमेशा क्या मेरा रिजल्ट निकलेगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो कभी भी ये हो गया मेरा क्या, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ने पे भी मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको भी सिद्ध करने के लिए बोल सकता है, लेकिन आपका मेन फोकस रहना चाहिए √2, √5, √7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह समझना है। उसके बाद आपको इसको 2-3 बार कम से कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10 में जब हम भी थे तो उसको समझने बाद भी 5-10 बार उसको बनाएं, उसके बाद अच्छी तरह से हमको समझ आया था। इसलिए आप लोग को भी हम बोलेंगे कि इसको 5 बार 10 बार बनाइए। ठीक है, उसके बाद अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए क्या है, पहले है तो हम क्या करेंगे, आइए हम इसका विपरीत मान लेते हैं। क्या, आइए, ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला ले लेते हैं, बहुत ही मोटा चल रहा। आइए हम इसका विपरीत ठीक है, यहां तक पहले क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट मानना है, उल्टा मानना है। वो अपरिमेय संख्या तो हमको मानना होगा परिमेय संख्या, तो हम वही लिख रहे हैं कि आइए हम इसका विपरीत मान ले कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक समझ आया। मान लीजिए क्या, √2 एक परिमेय संख्या, तथार्थ मतलब हम ऐसे 2 पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं दो पूर्णांक यही लिख देते हैं, R और S, R और S प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक दिक्कत कि फिर √2 को क्या लिख सकते हैं, R/S का फॉर्म में। देखिए R और S माने क्या, पूर्णांक, 2 पूर्णांक। अगर इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग जैसे बताए थे ना कि परिमेय संख्या में P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन S ≠ 0 लिखेंगे ना, R/S लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला S क्या होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ तक दिक्कत। आइए अब आगे देखते हैं क्या बोलेंगे। अब अगर जैसे यहाँ पे देखिए 4/6 है, ये भी क्या परिमेय संख्या है, तो इसको देखिए गुणनखंड तोड़िए, 2 × 2 लिख सकते हैं, गुना 1, इसको 2 × 3 × 1, तो 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 हो जा रहा है। तो एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ
अगर आता है तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए 2 आ रहा, 2 आ रहा, ठीक है, 2 और 3 बच गया। अगर जब भी अब काटने के बाद इसका शॉर्टेज फॉर्म जो हो जाता है, हमेशा वो क्या होगा, सहभाज संख्या होगा। सहभाज संख्या मतलब कोप्राइम बोलते हैं इंग्लिश में। 2 और 3 का अगर एचसीएफ लेते हैं तो अब क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और कभी भी 2 संख्या का अगर एचसीएफ लेने पे 1 आता है तो वो क्या होगा, सहभाज संख्या, या इंग्लिश में बोलेंगे कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कोप्राइम नंबर बनाएंगे। ये तो मेरा जैसे 4/6 था, कोप्राइम नंबर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि, एक सेकेंड, देखिए मान ले कि यहां एक के अतिरिक्त ठीक है, एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ है तो उसे भाग देकर आर एस से अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, भाग देने पे क्या होता है, जो उभयनिष्ठ है, हम अगर देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ था, एक कहते दूसरा उभयनिष्ठ था, उसको भाग दे देते हमेशा क्या हो गया, सहभाज संख्या प्राप्त हुआ। तो ये बोले कि सहभाज संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? यहाँ क्या बोले कि सहभाज संख्या प्राप्त हुआ। अब लिख देंगे ना कि, फिर उसको क्या लिख सकते हैं, √2 = a/b। देखिए अलग आया कि नहीं आया, यहाँ पे आर एस माने थे तो वो 4/6 हो सकता है। अगर इसमें एक दूसरा उभयनिष्ठ था, जैसे यहाँ भी था 2 2, अगर इसको काटने के बाद क्या हो गया कि काटने के बाद वो बन गया सहभाज संख्या, एक अलग फॉर्म में आ गया कि नहीं, 2/3, तो उसी को हम लिख दिए a/b। तो एक सहभाज संख्या बना दिए और लिख दिए यहाँ पे, जहां a और b, a और b सहभाज अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए इसको छोटा करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, वहां तक तो समझ आ गया। अब क्या करेंगे कि अगर हम लिख दिए कि √2 = a/b, a/b क्या है, वो दोनों सहभाज संख्या है। यहां तक तो हम बता दिए थे। अब आइए इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग और पूर्ण व्यवस्थित करने पे ठीक है, यहाँ क्या लिखे, √2 = a/b आ गया था। अब इसका क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्क कर रहे हैं और उसको पूर्ण व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंज देम। ठीक है, तो आइए इसको स्क्वायरिंग करते हैं। तो √2 का क्या होगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर होगा ना। अब ये देखिए यहाँ पे
रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ 2 बचा, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? सिर्फ इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब बी स्क्वायर को पुनर्व्यवस्थित बोला तो इधर ले जा सकते हैं, देखिए इधर ले जा रहे हैं, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ पे एक हमको दिख रहा है कि 2 डिवाइड करेगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम प्रमेय द्वारा कह सकते हैं, प्रमेय एक थ्योरम था ना, बता रहे थ्योरम क्या था? कह सकते हैं कि 2 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक प्रमेय लगाए हैं, यहाँ दिख रहा है कि अभाज्य संख्या, प्रमेय बोलता है कि अगर अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर डिवाइड करता है ना, तो 2 जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या वो ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं क्या था, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हम प्रमेय द्वारा कह सकते हैं कि 2 ए को भी विभाजित करेगा। अगर ए को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ इवन होना चाहिए, कुछ ना कुछ 2 का मल्टीपल में होना चाहिए ए का वैल्यू, तभी ना विभाजित करेगा। तो आइए ए का वैल्यू ऐसा मानना है कि जो 2 का मल्टीपल में रहेगा, तो 2 का मल्टीपल में ए का वैल्यू 2c ले लेते हैं, c एक पूर्णांक है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हाँ, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ जहां भी बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं इसको, यहाँ, ठीक है, यहाँ 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हम प्रमेय द्वारा कह सकते हैं कि 2 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब आ रहे अतः, अतः ए का मान, ठीक है, मतलब ए इक्वल टू 2c, जहां c एक पूर्णांक संख्या है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे ए का मान 2c मानना होगा, कुछ 2 का मल्टीपल मानना होगा, तभी ना यहाँ पे मेरा प्रमेय सिद्ध होगा कि 2 ए को विभाजित करना चाहिए, तो 2 इक्वल टू ए इक्वल टू 2c मानेंगे। अब ये वैल्यू ए का मान वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? पुट इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, क्या था मेरा, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ये था ना इक्वेशन 1। इसमें पुट करना है क्या, ए का वैल्यू क्या था, 2c, यही था ना, ए का वैल्यू 2c। तो आइए चलिए इसमें पुट कीजिए, 2b² इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, 2c का होल स्क्वायर होगा ना। तब देखिए यहाँ पे 2b² इक्वल टू 4c² होगा। इसको सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर 4c²। और यहाँ देखिए फिर से ये कट गया, तो क्या हो गया, b² इक्वल टू 2c², ये आया ना। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 2b² को विभाजित करता है, तो हम प्रमेय द्वारा कह सकते हैं कि 2b को भी विभाजित करेगा। चाहिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ फिर से 2b² को विभाजित करता है, तो हम प्रमेय द्वारा
कह सकते हैं कि दो बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखे, फिर यहाँ दोबारा दिख रहा है कि आभास संख्या है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम प्रमेय द्वारा कह सकते हैं कि दो बी को विभाजित करेगा, यही प्रमेय बोलता है। ठीक है, तो अब फिर हम क्या लेंगे, बी का वैल्यू कुछ फिर मिल जाएगा क्या, बी का वैल्यू फिर 2 का मल्टीपल में लेना होगा, तभी ना वो डिवाइड होगा। अगर दो डिवाइड कर तो दो का ही ना कुछ भिन्न होगा, मल्टीपल होगा। तो 2 डी मान लेते हैं, यहाँ डी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, जहां डी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहां तक दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब आइए देखिए, यहां बार बार देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम बोले थे कि अगर हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो उसका उभयनिष्ठ काटने के बाद एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। हम यही बोल रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या मान लिए हैं तो एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां बार बार देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लिखेंगे अतः यहां कम से कम एक उभयनिष्ठ मिल रहा। ठीक है, हम बोले यहां हम कम से कम एक उभयनिष्ठ मिल रहा है, दो। ठीक है, बार बार मिल रहा है ना दो, हम बोले कि परिमेय संख्या अगर मानते हैं तो एक अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम मान रहे थे क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तो अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें विरोधाभास ठीक है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए बार बार क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बार बार आ रहा है, दो उभयनिष्ठ मिल रहा है ना, लिखे ना कि कम से कम एक उभयनिष्ठ मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो हम क्या बोले परिमेय संख्या है तो एक अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ नहीं मिलना चाहिए। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम परिमेय संख्या मान लिए। तो ये मेरा क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही लिखे हैं कि हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी था, बस आपको समझने का है। बस इसको कम से कम समझने के लिए 2-3 बार उसको रिपीट करके बनाइए, तब अच्छी तरह से समझिएगा। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आइए। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, ये बोले थे। या √5 भी बोल सकता है, √7 भी बोल सकता है, ठीक है। तो बस सब में सेम है, सिर्फ यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, √5 होगा तो √5, ये √7 है तो √7, यहाँ भी हो जाएगा √5 या √7, जीत जो भी रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सेम प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बनेंगे, आइए हम इसका विपरीत मान ले कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जस्ट इसका अपोजिट मान लिए कि वो एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। अब मान लिए परिमेय संख्या है तो कोई न दो पूर्णांक होगा, कोई दो का पूर्णांक होगा ना, तो दो मान लिया r है, एक s है, तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख दिए। और हम जानते हैं कि s क्या होगा, ≠0 होगा। यहाँ पे देख ऐसा संख्या था। अब इसमें बोले, यहाँ देखिए, मान ले कि यहाँ एक अतिरिक्त क्या है, दूसरा उभयनिष्ठ है, तो उसे भाग देकर rs से क्या करेंगे, उसको हम लोग सभा संख्या बना देंगे। हाँ, सभाज लिखे है ना, सभा संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए अगर इसमें दो उभयनिष्ठ मिल रहा था एक का अतिरिक्त, उसको काटें, एक ये क्या बन गया, सहभाज संख्या बन गया। मतलब कि अगर दोनों संख्या का अगर एचसीएफ लेते तो क्या आता है, एक आता है, वही मेरा सहभाज संख्या हो गया। तो यहाँ भी वही लिखें और यहाँ लिख दिए b ≠ 0। नीचे तो 0 नहीं ना होना चाहिए, परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो b ≠ 0। यहाँ पे बोल दी a और b क्या है, सहभाज संख्या, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया कि मतलब a b का जो भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए देखिए, यहाँ हम बताएं कि उसी को जो a/b लिखे हैं, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्क करेंगे और फिर पूर्ण व्यवस्थित करेंगे। तो आइए इसको वर्क किए तो यहाँ 2 हो गया, a² b² को इधर ले गए, नीचे से ऊपर जाता है ना इधर, तो देखिए ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको दिख रहा है कि 2a² को विभाजित करता है, तो हम प्रमेय द्वारा क्या बोलेंगे, प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2a को भी विभाजित करेगा। अब a को विभाजित करेगा तो हम a का वैल्यू ऐसा लेना होगा, 2 का मल्टीपल में। अगर यही √5 करके रहता तो यहाँ 5 रहता है, यहाँ 5 रहता है। अब 5 डिवाइड करेगा तो 5 का मल्टीपल में लेते हैं, 7 रहता तो 7 का मल्टीपल में लेते हैं। यहाँ 2 का था तो 2 का मल्टीपल में लिए। और जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, c एक क्या है, पूर्णांक है, लिखे ना यहाँ c एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब आइए आगे, अब देखिए क्या किए, उसको क्या किए, जो वैल्यू था a का उसको हम पुट कर दिए। पुट करने के बाद फिर एक ऐसा संख्या आ गया, आगे फिर यहाँ हमको दिख रहा है 2 क्या कर रहा है, b² को विभाजित करता है तो फिर प्रमेय लगाएंगे, एक बार और प्रमेय लगाएंगे कि 2 क्या रहेगा, b को भी विभाजित करेगा। ये बोल रहे हैं 2 b² को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अगर करता है तो फिर कुछ ना कुछ 2 का मल्टीपल में लेंगे, तभी ना 2 से कटेगा। अगर 2 b को विभाजित करना है तो b को कुछ ना कुछ मल्टीपल लेना होगा 2 का, तो फिर लेंगे 2d। तो यहाँ d क्या है, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं बार बार देखने को मिलेगा, एक के अतिरिक्त 2 उभयनिष्ठ आ रहा है। 5 √5 होता तो 5 उभयनिष्ठ आता, √7 होता तो 7 उभयनिष्ठ आता है एक के अतिरिक्त, ठीक है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। देखिए तो हम लिख दिया, हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वही √5 रहता तो √5 का परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब पहले हम फिर से बता दे रहे हैं कि पहला क्या है, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना। सेकेंड है गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ एलसीएम निकालना। तीसरा का है कि √2 हो या √5 हो या √7 हो, उसको कैसे सिद्ध करना है, हम यहाँ सिद्ध करके भी आपको बता दिए हैं। और बढ़िया से अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको के साथ शेयर करेंगे और उसका सॉल्यूशन करके बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर पाएँ। थैंक यू सो मच अभी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,